उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 रसायन विज्ञान कक्षा 12 का ये पेपर है। पूर्णांक इसका 56 होने वाला है। समय 2 घंटे 45 मिनट का है। तो क्वेश्चन नंबर बने, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीला हो जाता है, इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष है। धातु का आधिक्य दोष हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑक्साइड अयस्कों का समूह है। ऑक्साइड अयस्कों का समूह आपका बॉक्साइट और क्यूप्राइट हो जाएगा। बॉक्साइट का सूत्र आपका Al2O3.2H2O और क्यूप्राइट Cu2O हो जाएगा। दोनों में ऑक्सीजन समूह प्रेजेंट है। NiCO के होल 4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको आप X एज्यूम कर लो। कार्बोनिल CO आपका उदासीन होता है तो इसका 0 हो जाएगा। इक्वल टू में कोई चार्ज दे नहीं रखा तो वो 0, तो X इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl। वाइनिल क्लोराइड में हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। यदि कार्बन परमाणु पर सभी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो वह sp3 होता है। यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2 और 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वह sp संकरण होता है। आपका यहाँ पर CH पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu2Br2HCl गर्म कर रहे हैं और ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्यूप्रस लवण के स्थान पर यदि कॉपर धातु ले ली जाए तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो दोस्तों ऊपर वाली अभिक्रिया आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया है। यदि Cu2Br2 के स्थान पर यहाँ पर कॉपर ले लेता हूँ तो आपकी अभिक्रिया का नाम गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ मिलाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के मिश्रण के साथ यदि फिनॉल का नाइट्रीकरण आप करोगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डो हेक्सोस मोनोसैकेराइड है। हेक्सोस बोलेंगे इसे यहाँ पर। एल्डो हेक्सोस मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का होता है। जल विलेय विटामिन कौन सा है? तो जल विलेय विटामिन आपका B और C होता है, ये जल में विलेय हो जाते हैं। इसके अलावा आप कीड़ा याद कर लो, KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये बसा विलेय विटामिन होते हैं। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन विटामिन C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, ग्लाइसिन तथा एलेनिन के संयोग से बने यौगिक में पेप्टाइड आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा क्योंकि दोनों एक एक अल्फा एमिनो एसिड यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन बने इसमें, हेमेटाइट के प्रगलन हेतु किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका बात्या भट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की +3 होती है। COEN का हॉल्ट्राइस +3 में संकुल में कोबाल्ट की उपसय संयोजन संख्या क्या होगी? तो दोस्तों EN एथिलीन डाइएमीन मेटल के साथ 2 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो एक यदि 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 यहाँ पर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका जो उपसय संयोजन संख्या होगी वो 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष दर्शाए जाने वाले ठोस का रासायनिक सूत्र लिखो। तो AgBr में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम लिखिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर यदि गैस कोई दाब लगाती है तो गैस की घुलने वाली जो मात्रा होती है वो लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। क्वेश्चन है, बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन यानी डाइमर के लिए उत्तरदायी आबंध का नाम लिखिए। तो बेंजीन वलय में जो एथेनोइक अम्ल का जो डाइमर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनता है। डबल मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, FeO प्लस SiO2। तो FeO और SiO2 मिलकर FeSiO3 फेरस सिलिकेट का निर्माण करते हैं। धातुमल होता है जो कि पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है हल्का होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड आकुंचन का कारण लिखिए। तो लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो दोस्तों, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आपके 4f श्रेणी के तत्व होते हैं और 4f श्रेणी के तत्वों में जब अपन लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी साइज थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में 4f कक्षक आते हैं और 4f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत वीक यानी दुर्बल होता है और दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाविक का आकर्षण बल बढ़ जाता है और यह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे साइज छोटी होती चली जाती है। तो लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर साइज छोटी होती चली जाती है और इसका प्रभाव यह होता है कि 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका आकार लगभग बराबर हो जाता है 32 नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल को 413 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिखिए।
तो जब एथेनॉल के दो अणुओं को H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों यदि यही अभिक्रिया 413 की जगह 443 केल्विन ताप पर पूछी जाती तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद आपका एल्कीन का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपना अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 IIT जेई का, नीट का, फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, साइंस का, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है 9वीं से 12वीं तक की IIT जेई नीट के बच्चों की ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिलीन के डाई एजुटीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ अथवा NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर की जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। टेम्परेचर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 से 5 डिग्री या 273 से 278 केल्विन, क्योंकि इस ताप पर ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपका स्टेबल होता है। ट्राईमेथिल एमीन का कक्षक आरेख बनाइए। तो ट्राईमेथिल एमीन का कक्षक आरेख हमने यहाँ पर बनाकर आपको बता दिया है, इसको आप एज इट इज कॉपी कर लो। इसके अलावा आपसे दोस्तों CH3Cl का कक्षक आरेख पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं। ए और बी तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो HCP जालक बनाता है बी, माना बी परमाणुओं की संख्या क्या है X और तत्व ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं। तो आपने बी के परमाणुओं को क्या मान लिया, यहाँ पर X एज्यूम कर लिया और ए के परमाणु आपको निकालने, तो आपको पता है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमेशा क्या होती है, डबल होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2x इंटू कितने में स्थान ग्रहण कर रहे हैं 1/3 में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x/3। यदि अब रेशो निकालें आप तो ए और बी का रेशो कितना आने वाला है, रेशो तो आपका आ गया 2x/3 और बी का रेशो आपका आ चुका है x। 3 को इधर ले जाएं तो x से x कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा A2B3। इसके अलावा दोस्तों हमने इसका सॉल्यूशन भी इसमें दे रखा है, आप उसको भी एज इट इज कॉपी कर सकते हो। मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका है अनुचुंबकत्व तथा लोह चुंबकत्व की तुलना कीजिए। तो अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व में आपके 5 अंतर हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिलोम परासरण का प्रक्रम आरेखीय निरूपित कीजिए। चित्र आपको यहाँ पर एक जरूर मिलेगा, चाहे आप बात्यावट्टी का चित्र देखें या प्रतिलोम परासरण का चित्र देखें। मोस्टली चित्र जो आता है वो आपका मेटलर्जी वाले यानी धातुओं के निष्कर्षण वाले चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस चैप्टर में जितने भी आपके चित्र बने हुए हैं, चाहे परावर्तनी भट्टी का है, बात्यावट्टी का है, उसको आप जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित के आधार पर आदर्श विलयन को समझाइए। एंथैल्पी चेंजेज और दूसरा दे रखा है वॉल्यूम यानी आयतन चेंजेज। तो आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी को ΔS से रिप्रेजेंट किया जाता है। आदर्श विलयन वे होते हैं जो हर परिस्थिति में ताप, दाब, आयतन, सांद्रता इत्यादि की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। तो यहाँ पर ΔH बराबर 0 हो जाएगा एंथैल्पी परिवर्तन में और आयतन परिवर्तन में ΔV बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक किसी भी अनुपात में मिलाने पर एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। यदि आयतन आपका बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो आपके अनादर्श विलयन होते हैं। ये ऋणात्मक और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, इनके एक एक एग्जाम्पल आप जरूर देख के जाएं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका CH3COO-C2H5। ये आपका एस्टर दे रखा है, इसका जल अपघटन पूछ रहा है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, H+ का मतलब यहाँ पर क्या होता है एसिड। तो एस्टर का अम्लीय जल अपघटन से बन रहा है, एक तो एथेनोइक एसिड का निर्माण हो रहा है और एक अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपकी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि का मान 1 जबकि आणविकता का मान 2 होने का कारण समझाइए। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में आपको यहाँ पर जो जल दे रखा है ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकता में होता है। इस कारण इस अभिक्रिया में जल के मॉलिक्यूल खर्च तो होते हैं लेकिन क्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि का मान 1 और आणविकता 2 होती है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है पहले तो, और फिर उसके बाद टी 99% कैलकुलेट करना है और दोनों में भाग देना है। अब एक्चुअली इसको हमने सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाया है, ये आपके केमिकल काइनेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, किताब के एग्जाम्पलों में इसका आंसर एज इट इज दिया हुआ है, तो ये आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित गुणों को समझाइए। पहला गुण है आपका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। एक्चुअली दोस्तों जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो n-1d के इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, और ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होने के कारण जो बॉन्ड बनाते हैं उनमें ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है उत्प्रेरकीय गुणधर्म। डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक आंशिक भरे हुए होते हैं, और डी कक्षक आंशिक भरे हुए होने के कारण ये आने वाले क्रियाकारक के अणुओं को रिक्त स्थान उपलब्ध करवा देते हैं, वहां पर आकर वो क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व M में द्विधनात्मक आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा जाए या नॉर्मल चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा जाए, बात एक ही होगी। आपको पता है Fe धनात्मक यानी कि +2। अब Fe क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और +2 का मतलब क्या है, इसमें से आउटर सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसके बाह्यतम कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 में से यदि हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की बात करें तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर √n n+2। n का मान क्या हो जाएगा आपका 4, जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर सूत्र में n का मान 4 रखोगे तो आपका ये आ जाएगा √24, और इसका अप्रॉक्सीमेट जो होगा मान आपका 4.9 के आसपास बोर मैग्नेटॉन में इसका आंसर आ जाएगा। बोर्ड के अकॉर्डिंग एक एक पेपर केमिस्ट्री का आपको बताया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, हम हर चैप्टर वाइज आपको एक एक पेपर अवेलेबल करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, पाई आबंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षकीय आरेख बनाइए। कार्बोनिल समूह का कक्षकीय आरेख आपको बता रखा है, इसको एज इट इज आप कॉपी करके बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3OH मेथेनॉल दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, फिर उसके बाद इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाई जा रही है, CH3MgI से B बन रहा है, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन करवाया जा रहा है और C बन रहा है। आपको पता है मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड पर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 वाला पार्ट जो है वो नाभिक स्नेही है, वो कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर CH3 CH2O MgI बनेगा। इसके बाद जल अपघटन कर दिया जाएगा अम्लीय माध्यम में, और यहाँ से आपका बॉन्ड वियोजित हो जाएगा। Mg की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, तो इधर तो आपका OH आ जाएगा और इधर आपका H आ जाएगा, और ये आपके 2 कार्बन वाले एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मेथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिडों की एसिडिटी का ऑर्डर यानी अम्लीयता का ऑर्डर पूछा गया बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहला आपका फॉर्मिक अम्ल है, दूसरा आपका CH3COOH है, और तीसरा आपका ClCH2COOH है। यदि यहाँ पर अम्लीयता की बात की जाए तो CH3 का आपका +I प्रभाव होता है, जो कि +I प्रभाव के कारण अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे H यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। तो +I प्रभाव बढ़ने के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता कम होती चली जाती है। HCOOH इसमें कोई भी +I प्रभाव नहीं है, तो इस कारण इसकी अम्लीयता इससे ज़्यादा होगी। और लास्ट में Cl वाले में -I प्रभाव होता है क्लोरीन का। -I प्रभाव के कारण यह इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कमी आएगी और H बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। तो इसकी अम्लीयता का ऑर्डर एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित नाइट्रो समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, समझाइए। तो देखो दोस्तों, मेरे पास मान के चलो ये फिनॉल रिंग है, और इस फिनॉल रिंग में यहाँ पर OH। अब आपको पता है फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर लॉन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर ये +R प्रभाव शो करेगा। +R प्रभाव के कारण ये लॉन पेयर वलय के पाई आबंध के संग अनुनाद दर्शाएंगे, और अनुनाद के कारण ऑर्थो पर और पैरा पर पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के कारण अब यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो समूह ऑर्थो पर या फिर इस ऑर्थो पर या फिर इस पैरा पर लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी आएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वलय की ओर शिफ्ट होंगे तो H बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि H पर प्लस होता है और H को चाहिए
नेगेटिव। अब ऑक्सीजन से यदि वलय में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो H यहाँ पर क्या करेगा, छोड़कर चले जाएगा, और जितनी जल्दी कोई भी एसिड H+ रिलीज करता है, त्यागता है, उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। सीधा सीधा इसका आंसर ही लगोगे कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ने पर फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, क्योंकि इनका -I प्रभाव होता है और -I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती है, उन सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, जैसे A+B = C बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, K A⁴ और B⁴ यहाँ पर x और y को आप ऐड कर दोगे, यही अभिक्रिया की आपकी क्या होगी, कोटि होगी। तो पूछ रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। और शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आप अपनी बुक में से एज इट इज कॉपी कर सकते हो, आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति समझाइए। तो दोस्तों कार्बन हेलोजन आबंध की यदि अपन बात करें तो CX और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हेलोजनों की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, तो हेलोजन पर तो पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण और हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो CX आबंध आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। X को अलग अलग लेकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर आपका आकार का ऑर्डर हो जाएगा RF, RCl, RBr और RI। I का आकार सबसे बड़ा होता है तो ये आकार का ऑर्डर हो जाएगा। यदि बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई का ऑर्डर आपका RF, RCl, RBr और RI। तो RF का आकार छोटा है इसलिए होगी वो सबसे कम RF की होगी, आप एज इट इज लिख सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X का निर्माण होता है। यौगिक X को शुष्क ईथर में सोडियम के साथ मिलाने पर यौगिक Y का निर्माण होता है। X और Y को पहचानिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया आपकी दे रखी है आपको यहाँ से पहचानने की जरूरत है। लुईस एसिड, हेलोजन और एरोमेटिक रिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बेंजीन की अभिक्रिया यदि आप Cl2 से करवाओगे किसी भी लुईस एसिड AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग पर आपका सीधा हेलोजन समूह अटैच हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया आपको सोडियम की उपस्थिति में करवा रहा है Na, तो यहाँ पर आपको पहचानने की जरूरत है Na की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करते हैं तो अब फिटिंग अभिक्रिया हो जाती है और यहाँ से आपका बाइफेनिल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आपको 2 बेंजीन रिंगों को आपको अटैच कर देना है। आंसर आप एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो, हमने एज इट इज पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिख दिया है। DDT पाउडर क्या होता है आपका, 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल क्लोरल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बनाते हैं CCl, Cl, Cl, CH और इधर आपकी 2 बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच हो जाती हैं। इधर Cl और इधर से देखें तो यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग आपकी अटैच हो जाएगी। तो देखो यहाँ से देखें अपन तो इस पोजीशन से ये पैरा पोजीशन है और ये वाली भी आपकी पैरा पोजीशन है। तो पैरा पैरा डाई क्लोरो, फिर 2 बेंजीन रिंग आ गई। बेंजीन रिंग को प्रतिस्थापी के रूप में फेनिल बोलते हैं। तो पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल। फिर इसके बाद 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन से आपके एथ हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड से एन। तो इसका पूरा नाम होगा आपका पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिकृत करने पर X यौगिक का निर्माण होता है। तो एथेनॉल आपका होता है C2H5OH। इसको किसके साथ अभिकृत करवा रहा है, PCl5 के साथ। जब इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ से जो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, एक तो आपका C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा और एक H के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये C2H5Cl यानी कि क्लोरोएथेन का निर्माण हो जाएगा। फिर इसके साथ POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। आगे कह रहा है आपसे इसकी अभिक्रिया एल्कोहली KOH के साथ करवानी है। तो यहाँ से बीटा विलोपन हो जाएगा और बीटा विलोपन के रूप में मुख्य उत्पाद आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचनाओं का निर्माण कीजिए। दोस्तों आपका एनिलीन क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2। जब ये एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए आप ये पाई बॉन्ड की सिचुएशन है इनको चेंज कर दोगे और यहाँ पर ऊपर NH3+ यहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरह से इसकी अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर 1 डिग्री एमीन दे रखा है, ये भी 1 डिग्री एमीन दे रखा है और ये भी 1 डिग्री एमीन दिया हुआ है और इनकी क्षारीयता का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर
एक लंबी चेन है 3 कार्बन की, तो लंबी चेन का प्लस आई प्रभाव लगेगा यहाँ पर एक का। दूसरे में क्या हो रहा है, इधर भी एक एल्किल समूह दे रखा है और इधर भी एक एल्किल समूह दे रखा है, तो इन दोनों का अलग अलग क्या लगेगा, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव लगेगा। और तीसरे वाले में 1, 2 और 3 का प्लस आई प्रभाव लगेगा, मतलब 3 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपको पता है प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा और क्षार किसे कहते हैं, जो H+ आयन जितनी आसानी से ग्रहण करता है वो उतना ही प्रबल क्या होता है, क्षार। तो नाइट्रोजन परमाणु पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा ये H को उतनी जल्दी ग्रहण करेंगे और इनकी जो क्षारीय सामर्थ्य होगी वो बढ़ती चली जाएगी। क्षारीय सामर्थ्य का क्रम यहाँ पर लिख सकते हो, जो दिया गया है उसको ही आप बढ़ा दोगे तो इससे ज़्यादा क्षारीय सेकंड वाला हो जाएगा और थर्ड वाला इससे भी ज़्यादा क्षारीय आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल की जल में विलेयता ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में अधिक होती है, इसका कारण लिखिए। तो ब्यूटेन 1 ऑल और यहाँ पर एमीन, ऑल का मतलब होता है आपका OH और एमीन का मतलब आपका होता है NH2। आपको पता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, इस कारण नाइट्रोजन जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो तुलनात्मक ऑक्सीजन के दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। C6H5SO2Cl, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है जिन सल्फोनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है आपका, एथेनेमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बोल एमीन अभिक्रिया का संतुलित समीकरण दीजिए। एथेनेमीन से पूछ रहा है आपका, तो एथेनेमीन क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2। इसकी अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म से करवा देनी है CHCl3 के, और यहाँ पर हमको एल्कोहलिक KOH लेना है। अब एल्कोहलिक KOH लेने के बाद यहाँ पर 2 कार्बन की ये चेन, नाइट्रोजन और एक यहाँ से कार्बन आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C2H5 और साथ में NC। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है कार्बोल एमीन में, आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम भी कार्बोल एमीन होता है। साथ में आपके 3 Cl और 3 K मिलकर 3 KCl का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे आपके। तो CH3NH2 की क्षारीय सामर्थ्य C6H5NH2 की तुलना में अधिक होने का कारण लिखिए। तो दोस्तों CH3NH2 में CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है, और प्लस आई प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन पर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, जिससे H+ को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा, कारण इसकी क्षारीय सामर्थ्य थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब C6H5NH2 की बात करें तो यहाँ पर C6H5 का एक तो माइनस आई प्रभाव होता है, इसके अलावा एनिलीन जो है इसमें अनुनाद प्रभाव लगता है, प्लस आर प्रभाव। प्लस आर प्रभाव के कारण नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर हैं वो बेंजीन वलय के पाई आवंत के संग अनुनाद दर्शाते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा और ये H+ को आसानी से गेन नहीं कर पाएगा। इस कारण इसकी क्षारीय सामर्थ्य जो मेथेन एमीन है उससे कम हो जाएगा। तो हर एरोमेटिक एमीन का जो क्षारीय सामर्थ्य होता है वो एलिफेटिक एमीन से इसीलिए कम होता है। तो CH3NH2 का क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। हम आ जाते हैं खंडद्वय पर। खंडद्वय पर होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं बताइए। संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान प्रकृति के होते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6। अब इसमें 6 के 6 CN एक समान है। यदि मैं इस संकुल को इस तरह से लिख देता K4FeCl3 और Br3, तो यहाँ पर आपके लिगेंड Br3 हो गए और Cl3 हो गए, तो ये आपका हेट्रोलैप्टिक संकुल बन चुका है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान हैं तो वो होमोलैप्टिक होता है, और अलग अलग प्रकार के हैं तो वह हेट्रोलैप्टिक संकुल आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, TiH2O का होल 6+3 विलयन रंगीन होता है, कारण समझाइए। सबसे पहले आप टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसे X मानते हैं। H2O आपका उदासीन होता है, तो 0 बराबर में आपका +3 दे रखा है, तो X = +3 आपकी ऑक्सीकरण अवस्था आ चुकी है। अब टाइटेनियम की परमाणु क्रमांक आपका 22 होता है, तो 3D2 और 4H2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से मुक्त करोगे तो Ti+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 3D1 होगा, तो Ti+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 3D1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुक्त बचेगा। यदि हम इसकी CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मल अवस्था में इसके T2G में एक इलेक्ट्रॉन होता है और EG इसका खाली पड़ा रहता है, और जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलता है तो सूर्य के प्रकाश के दौरान यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट हो जाता है और T2G कक्षक इसके खाली हो जाते हैं और EG में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। TiH2O का होल 6+3 जो विलयन होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। यहाँ पर DD संक्रमण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के संभ्रंश D कक्षकों के क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन का चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये डायग्राम आप अपनी बुक में से एज इट इज बना सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में बिल्कुल इसका डायग्राम दिया हुआ है। टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का डायग्राम आपको थोड़ा अंतर आना चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल यानी अष्टफलकीय संकुल के डायग्राम में नीचे T2G कक्षक आएंगे और ऊपर आपके EG कक्षक आएंगे, जबकि
चतुष्फलकीय के डायग्राम में आपके नीचे की साइड Eg कक्षक आएंगे और ऊपर आपके T2G कक्षक आएंगे। वे पार्ट पर आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 5 SO4 Br तथा CONH3 का होल 5 Br SO4 द्वारा प्रदर्शित समावयवता लिखिए। तो दोस्तों संकुल में यहाँ पर दिया हुआ है Br और इधर दिया हुआ है SO4। अब ये आपका Br अंदर एंट्री कर रहा है जो कि नेगेटिव है और SO4 यहाँ से बाहर निकल गया है, तो ये विलयन के अंदर अलग अलग आयन देंगे, तो यहाँ पर आयनन समावयवता हो जाएगी। CONH3 का होल 6+3 प्रतिचुंबकीय जबकि COF6-3 अनुचुंबकीय है। कारण समझाइए। तो दोस्तों इसका कारण ये हो जाएगा CONH3 का होल 6+3 में यदि ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो X बराबर +3 आएगा कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी आपकी +3 आएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि NH3 आपका प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जबकि दूसरे में F आपका दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यहाँ पर युग्मन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे और यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष होने के कारण COF6-3 आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का चित्र बनाइए। अभी मैंने आपसे बोला ही था चतुष्फलकीय के चित्र में आपको ध्यान रखना है कि T2G कक्षक ऊपर आते हैं और EG कक्षक नीचे आते हैं। आप अपनी बुक में से एज इट इज इस डायग्राम को बना सकते हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका वनीला M से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो वनीला M से आपका जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है बेंजीन वलय के आप ऊपर CHO लगाओगे, यहाँ पर एक ईथर OCH3 यानी कि मेथॉक्सी समूह और नीचे आप इसमें OH लगा दोगे, तो ये आपका वनीला M से प्राप्त एल्डिहाइड होता है। इसे वेनिलिन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। बेंजीन से वेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपसे करवाया जा रहा है। बेंजीन से वेंजेल्डिहाइड गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आपको बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करनी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 आपको लेना और यहाँ पर बेंजीन पर आपका एल्डिहाइड समूह सीधा आ जाएगा। यह आपकी गाटरमान कोक अभिक्रिया होती है। एसिटल्डिहाइड आपका होता है CH3C डबल बॉन्ड OH और इससे आपको बनाना है एसिटल्डोक्सिम। एसिटल्डोक्सिम बनाने के लिए आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं NH2OH से, तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, H2O फ्री हो जाएगा और ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसको आपका एसिटल्डोक्सिम के नाम से जाना जाता है। इसी में दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता का कारण दीजिए। जैसे ये मेरे पास कोई एल्डिहाइड में ले लेता हूँ यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एल्डिहाइड में जो ये CH3 समूह है ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें से मान के चलो मैं एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूँ तो ये CH2 रह जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस यानी अनुनाद में भाग लेगा और अनुनाद के दौरान ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। तो यदि किसी एल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तो अनुनाद के द्वारा बनने वाला जो कंपाउंड है वो स्थायी हो जाता है। इस कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीयता प्रदर्शित करता है। किसी क्षार की उपस्थिति में बड़े आसानी से H+ बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र बताइए। तो दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड आपका हो जाएगा सिनेमेल्डिहाइड। बेंजीन वलय के ऊपर आपको CH डबल बॉन्ड CH2 लगा देना है, यानी कि वाइनल समूह यहाँ पर लगा देना है। इसे बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। तो आपसे पूछ रहा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड आपका होता है बेंजीन वलय के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। यदि मैं इसका रोजेनमुंड अपचयन करवा देता हूँ PD/BaSO4 के साथ इसकी अपचयन करवा देता हूँ तो यहाँ से Cl आपका हट जाएगा और ये आपका ग्रुप बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा आपका H और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार आपका बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों आपका एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसकी अभिक्रिया यदि हाइड्रोजीन के साथ करवा दी जाती है NH2NH2 के संग तो यहाँ से H और यहाँ से O यानी H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजीन से C, नीचे भी CH3, इधर डबल बॉन्ड से सीधा आपका N और NH2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब रह जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और जबकि एल्डिहाइड में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। अब
कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है और प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्वथनांक होता है वो समान अनुभार वाले एल्डिहाइड, एल्कोहल इन सबसे अधिक होता है। क्वथनांक का आपका क्रम होता है एल्केन का, फिर ईथर का, फिर उसके बाद एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एल्कोहल का और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे अधिक बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी प्रकार के पेपरों के लिए और आगामी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आगामी वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।